यूनिट 1 के पहला टॉपिक कर लिया था, डेफिनेशन, स्मोक प्रिंसिपल्स, नेचर, गोल्स एंड प्रोसेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और ये आई जो दिख रहा है उसमें भी आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। और आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें यूके, यूएसए और इंडिया के हम डेवलपमेंट को देखेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे यूके की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे सोशल वर्क में यूके का। अब ये जिनकी पिक्चर दिख रही है ऑक्टेविया हिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूके के सोशल वर्क के हिस्ट्री में, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हुआ सोशल वेलफेयर के लिए यूके में, वो था 1601 में द एलिजाबेथ पुअर लॉ। इस पुअर लॉ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 भागों में बांट दिया गरीब को, एबल बॉडीड पुअर, इम्पोर्टेंट पुअर और डिपेंडेंट पुअर। सक्षम निर्धन गरीब, असमर्थ गरीब और आश्रित गरीब। अब ये होते क्या हैं, एबल बॉडीड पुअर जिन्हें स्टर्डेड बैगर्स भी कहा था, मजबूत भिखारी, उनको फोर्स किया जाता था करेक्शन हाउस में या वर्क हाउस में काम करने के लिए। अगर वो नहीं करते थे तो उनको जेल भेज दिया जाता था, ठीक है। दूसरे थे इम्पोर्टेंट पुअर, जिनको हम कहते हैं आश्रित, ठीक है, जिनको हम कहते हैं असमर्थ, ठीक है। इन असमर्थ में आते थे बीमार, बूढ़े, ब्लाइंड, डेफ, जो सुन नहीं सकते या जो चल नहीं सकते, ठीक है, या फिर वो माएँ हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, वो सब इसमें आते थे। जिनके पास घर नहीं होता था उन्हें आलम हाउस में रखा जाता था और वो अपने क्षमता के हिसाब से वहाँ पे काम करते थे। जिनके पास घर होता था उनको आउटडोर रिलीफ दिया जाता था, जिसमें फूड, क्लोथ्स और फ्यूल दिया जाता था। फिर तीसरा था डिपेंडेंट, आश्रित, जिसको हम कहते हैं आश्रित। हिंदी में मैंने दिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं हिंदी वाले। डिपेंडेंट, इसमें डिपेंडेंट वो बच्चे आते थे जो अनाथ हैं या उनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया है या उनके माँ बाप उनको पाल ही नहीं सकते हैं, वो इतने गरीब हैं कि अपने बच्चों को पाल नहीं सकते, या वो बच्चे जो 8 साल के हैं या 8 साल से बड़े हैं और शहरों में घरों में काम करते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ हो, वो इस श्रेणी में आते हैं। तो 3 श्रेणी हो गई, एबल बॉडीड पुअर, इम्पोर्टेंट पुअर और डिपेंडेंट पुअर। इन तीनों 3 श्रेणी में पुअर्स को बांटा गया 1601 एलिजाबेथन पुअर लॉ में। अब इस पुअर लॉ का काम क्या होता था, इसके फंक्शन क्या होता था? इसका फंक्शन होता था, वो गरीब जो हैं वो इस लॉ की सेवाएं पाने के लिए अपने आवेदन करते थे। उन आवेदन को प्राप्त करना, इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना कि वो जो पुअर हैं वो सच में उस तीन वर्ग में आते हैं या नहीं, ठीक है। जैसे कि वो सच में बच्चे जो हैं वो छोड़ दिए गए हैं, अपने माँ बाप ने छोड़ दिए हैं, या वो अनाथ हैं या नहीं, या वो अंधे हैं भी या नहीं, बहरे हैं भी या नहीं। उनकी एलिजिबिलिटी की भी जांच की जाती थी। एलिजिबिलिटी जैसे कि उनकी पात्रता, कि वो उसके लिए उस सर्विसेज पाने के पात्र हैं भी या नहीं, सचमुच में वो उस 3 श्रेणी के गरीब हैं या नहीं। फिर उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी उस लॉ को आगे चलाने में, तो उनको रिवाइज़ किया गया, उनको संशोधित किया गया, और संशोधित किया गया 2 रिपोर्ट के हिसाब से। एक 1834 में आई थी और एक 1909 में आई थी। तो 1834 में जो रिपोर्ट आई थी उस समिति ने कुछ सिद्धांतों को लागू किया। उस रिपोर्ट के आधार पर कानून में कुछ सिद्धांत लागू किए गए। जैसे ये कहा गया कि कम से कम कुछ एलिजिबिलिटी तो रखनी ही चाहिए, एक एलिजिबिलिटी तो रखनी चाहिए। एलिजिबिलिटी मतलब कोई ऐसा स्टैंडर्ड रख देना चाहिए जिससे जो सर्विसेज हैं वो पुअर्स को मिल सके। जैसे कि एक एज रख दो कि इस एज का वो बच्चा होना चाहिए, माएँ जो हैं वो इस तरह की होनी चाहिए,
या अंधा जो है उसकी इतनी परसेंट वो अंधा होगा या वो इतना परसेंट वो डिसेबल होगा, तो कुछ एलिजिबिलिटी रखनी चाहिए। दूसरा कहा गया कार्यस्थल प्रशिक्षण की फिर से स्थापना करनी चाहिए। जो वर्क हाउस, वहाँ पे वर्क हाउस टेस्ट होते थे, तो वो कहते हैं कि उसकी फिर से उस टेस्ट के हिसाब से ही गरीबों को उन श्रेणी में डाला जाता था। तो कहते हैं कि उसकी फिर से स्थापना करनी चाहिए। और क्योंकि ये लॉ जो है वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं है, एक इंसान एक जो है वो नहीं चला रहा है उसको, एक जो है उसे गवर्न नहीं कर रहा है, इसीलिए वो सही से नहीं चल रहा है। इसलिए उसको सेंट्रलाइज भी कर दिया जाए, उसको कुछ उसका एक संस्था के बाद या एक गवर्नमेंट के पास उसका नियंत्रण होना चाहिए। और ये वाली थी 1834 की रिपोर्ट। फिर 1909 में भी रिपोर्ट आई। 1834 की रिपोर्ट को कहा जाता है कि वो गरीबों का दमन करने वाली रिपोर्ट थी। उसमें एलिजिबिलिटी रख के, ऐसा करके कि गरीब उसमें एलिजिबल हो ना पाए, इतने सख्त कानून लगा के वो दमन कर रहा था, वो गरीबों का दमन कर रही थी। बल्कि 1909 की जो रिपोर्ट थी वो गरीबों के बचाव की रिपोर्ट थी। वो उनका बचाव कर रही थी। बचाव कैसे करी थी? वो ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन पे ज़्यादा जोर देती थी। वो कहती थी कि जो गरीब हैं, अगर उन्हें ज़रूरत है उपचार की तो उनका उपचार किया जाए। अगर उनके पास घर नहीं है, उनके पास काम नहीं है, उनको तो काम दिया जाए। और ये जो टेस्ट है, जो टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट को हटा दिया जाए और सभी को इस सर्विसेज का फ़ायदा मिलना चाहिए, सबको इसमें डाल देना चाहिए। तो जो वो कहते थे 1909 ने कहा कि 1834 की रिपोर्ट जो है वो दमन कर रही है, दमन का एक ढांचा है, जबकि 1909 की जो है फ्रेमवर्क ऑफ प्रिवेंशन है, मतलब लोगों का बचाव का एक ढांचा है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ यूके में सोशल वर्क के में, वो हुआ COS मूवमेंट और सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। COS मूवमेंट सभी को पता है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है, जो स्थापित की थी ऑक्टेविया हिल ने 1869 में, और उनके साथ सैमुअल बेनेट ने। ये दो फाउंडर्स थे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के, जो 1869 में लंदन में स्थापित हुई। सैमुअल अगस्टस बेनेट ने वो फाउंडर थे टोयनबी हॉल के, जो पहला सेटलमेंट हाउस था यूके का। इसमें मैंने 2 डेट लिखी हैं, 84 और 86, क्योंकि किसी बुक्स में 84 कहा गया है फर्स्ट सेटलमेंट हाउस की स्थापना हुई, और किसी बुक में 86 कहा गया। तो आप दोनों ही डेट को याद कर लीजिए, जो भी डेट आएगी उस पर टिक मार दीजिए। पर ज़्यादातर बुक्स में मैंने 86 देखा है, तो अगर दोनों ही डेट आ जाती हैं तो आप 86 को टिक कीजिएगा मेरे हिसाब से। बाकी आप खुद भी जांच करके देख लेना, पर मैंने जितनी बुक्स पढ़ी उनमें ये दोनों ही जगह दोनों ही डेट्स आई गई हैं। अब ऑक्टेविया हिल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है। ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इन्होंने स्थापित की, जिसे आज हम फैमिली एक्शन कहते हैं। ये मेंबर थी रॉयल कमीशन ऑफ पुअर लॉज की 1905 में जो बना था। फिर ये नेशनल ट्रस्ट की 3 फाउंडर्स में से एक फाउंडर थी। नेशनल ट्रस्ट 1895 में बना था, जिसे ऑक्टेविया हिल, सर रॉबर्ट हंटर और हार्डविक रॉन्सले ने बनाया था। ये लेटर्स टू फेलो वर्कर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इनके ये क्या करती थी, अपने COS के या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लॉस के बारे में बताने या प्रिंसिपल के बारे में बताने के लिए अपने फेलो वर्कर्स को लेटर्स लिखा करती थी, जिससे कि उनको इन एक्टिविटीज़ के बारे में बता सके, क्या क्या प्रिंसिपल्स नए बनाए हैं, क्या क्या लॉ नए बनाए गए हैं, उनके बारे में बता सके। उसके वो लेटर्स लिखती थी। तो उनके सारे लेटर्स को एक जगह डालकर रॉबर्ट वेलहेम ने एक बुक लिख डाली है, थोड़ा एडिट करके, जिसका नाम है लेटर टू फेलो वर्कर्स 1872-1911। अगर ये आता है कि लेटर्स टू फेलो वर्कर्स किससे रिलेटेड है, तो ऑक्टेविया हिल्स के रिलेटेड है। रॉबर्ट की बात नहीं आती है, नहीं आई है कहीं भी कभी भी एग्ज़ाम में, पर मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसा कुछ आता है एडिटेड बाय आता है तो फिर रॉबर्ट, और अगर लेटर्स आता है तो ऑक्टेविया हिल्स।
फिर बेवरेज रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूके के सोशल वेलफेयर के इतिहास में। 1942 में ये रिपोर्ट आई थी और ये रिपोर्ट दी थी सर विलियम बेवरेज ने, जो चेयरमैन थे इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी ऑन सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइंस सर्विसेज के। इन्होंने ये रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट को। इस रिपोर्ट में क्या था, इस रिपोर्ट में 4 प्रिंसिपल्स पे जोर दिया गया। अब एक बात बहुत ज़रूरी है जान लेना का, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि बेवरेज रिपोर्ट थी उसमें जो सर विलियम बेवरेज थे वो कौन सी कमेटी के थे, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक आया था ये किससे रिलेटेड थी, तो ये सोशल इंश्योरेंस से रिलेटेड थी। तो ये आप याद कर लीजिए, एक बार आया था कि ये किससे रिलेटेड थी, तो ये सोशल इंश्योरेंस से रिलेटेड थी। अब इसमें 4 प्रिंसिपल पर जोर दिया गया। पहला था एवरी सिटीजन टू बी कवर्ड। वो कहते थे कि सारे नागरिकों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस में, बीमा में सभी को शामिल नहीं किया जा रहा था, इसलिए वो चाहते थे कि सभी को शामिल किया जाए। उन्होंने कुछ मेजर रिस्क के बारे में या जोखिम के बारे में बताया, जिसके आधार पर उनको लोगों को बीमा देना चाहिए। जैसे कि अगर वो बीमार हो जाते हैं या बेरोजगार हो जाते हैं या दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या विधवा हो जाते हैं या वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं या वो माएँ हैं, ठीक है, मर्टर्निटी लीव के लिए भी या मर्टर्निटी बेनिफिट्स भी उन्हें मिलने चाहिए। एक ही बीमा में ये सब चीज़ें शामिल की जानी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो उस बीमा के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है, उसकी इनकम को देखते हुए कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, बल्कि कंट्रीब्यूशन का एक फ्लैट रेट होना चाहिए कि एक इतनी दर है जो सभी लोग इतनी ही दर पे देंगे, कम सैलरी वाले इतने में देंगे या ज़्यादा सैलरी वाले इतने में देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक फ्लैट दर होनी चाहिए। दूसरा, अगर उनको जब बेनिफिट मिल रहा है तब भी फ्लैट दर से बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसे नहीं कि ज़्यादा सैलरी वालों को ज़्यादा बेनिफिट और कम सैलरी वालों को कम बेनिफिट, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा एज अ राइट टू ऑल हु क्वालिफाई, उन्होंने कहा कि एक अधिकार के रूप में सभी को जो योग्य हों उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए। फिर बेवरेज रिपोर्ट का एम क्या था, क्यों उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने ये रिपोर्ट इसलिए तैयार की, उनकी रिपोर्ट का या कहूँगी एक टाइटल ये था कि फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, मतलब बच्चा जब पालने में होता है उससे लेकर जब वो कब्र तक जाता है तब तक के लिए उसका सामाजिक बीमा एक व्यापक प्रणाली प्रदान करने का लक्ष्य रखा। उसने कहा कि जब बच्चा पैदा होगा और कब्र तक पहुंच जाएगा तब तक उसको बीमा मिलना चाहिए, जब तक वो जन्म हुआ और उसकी मृत्यु तक उसको बीमा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको वीकली कंट्रीब्यूशन करना चाहिए स्टेट में, मतलब अपनी सैलरी का कुछ कंट्रीब्यूशन उन्होंने देना चाहिए हर हफ्ते गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को भी रिटर्न में उनको बेनिफिट देने चाहिए जब वो बेरोजगार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं या फिर विधवा हो जाती हैं, तो उनको बेनिफिट्स भी देने चाहिए। इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें थी, पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो थी और ये एग्ज़ाम में आ चुकी है, 5 जायंट्स के बारे में। ये 5 जायंट के बारे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था, वांट, डिजीज़, इग्नोरेंस, क्वारल एंड आइडलनेस, ज़रूरत, रोग, अज्ञानता, गंदगी एंड आलस्य। इनके बारे में, ये 5 जायंट्स के बारे में उन्होंने कहा था और ये क्वेश्चन आ चुका है। कुछ ये 5 में से 4 के बारे में लिखा हुआ था, पर उसमें से पूछा गया था कौन सा 5 जायंट्स में से नहीं है, इसलिए 5 आपको याद होनी चाहिए, वांट, डिजीज़, इग्नोरेंस, क्वारल एंड आइडलनेस। फिर जब ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के आधार पर ही बाद में सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशंस बने यूके में, ठीक है, और बहुत सारी सर्विसेज भी बनी, जैसे फैमिली अलाउंसेस बने, नेशनल हेल्थ सर्विसेज बनी और नेशनल असिस्टेंट बने। मतलब ये रिपोर्ट जो है एक आधार बन गया सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन का यूके में, मतलब सामाजिक कल्याण कानून का एक नींव बन गई यूनाइटेड किंगडम में। तो ये था यूके का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूएसए का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट सोशल वर्क में, और ये जो लेडी हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये लेडी कौन है और इनका क्या योगदान है यूएसए के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।
और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर